नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल राम एक बार पुनः आज ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मित्रों एवं प्रिय छात्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बादल राग पर बात करेंगे। प्रिय छात्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी छायावाद के एक ऐसे सशक्त कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई मुकाम और ऊंचाइयां प्रदान की। मित्रों, मैं आपसे उस बादल राग पर बात कर रहा हूं, जो उनकी बादल राग जो कविता है, उस कविता पर हम आज बात करेंगे। दरअसल में जो बादल राग जो कविता है, वह कविता बहुत ही प्रसिद्ध और हिंदी की सशक्त कविता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कवि का जो बादल जो है वह प्रिय विषय है। उन्होंने कई कविताएं बादलों पर लिखी। जैसे कक्षा 10 की बात करें हम, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है उत्साह। उसी तरह अगर 12वीं में बात करें, जो 12वीं में उनकी कविता है बादल राग। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि कवि को बादलों से कितना प्रेम था और कितना लगाव था। कई कविताएं हैं, प्रत्येक कवि ने बादलों के लिए अपनी अपनी बात कही है। मैं थोड़ा सा संस्कृत साहित्य की बात करूं तो वहां पर कालिदास ने मेघदूतम ही एक काव्य खंड लिख दिया, एक ग्रंथ लिख दिया, मेघों पर, बादलों पर आधारित है। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से लेकर अब तक बादल प्रत्येक कवि के प्रिय विषय रहे हैं। उसी संदर्भ में जो बादल राग कविता है, पहले हम आज इसके पूर्व प्रतिवाद विषय पर बात करेंगे कि उस कविता में आखिर है क्या, क्यों कवि ने वो बादल राग कविता लिखी। दरअसल में यह जो कविता है, यह अनामिका जो ग्रंथ है कवि का, जो कवि ने अनामिका जो ग्रंथ लिखा था, उस अनामिका में 6 खंडों में ये बादल राग कविता प्रकाशित हुई है। इसका एक कारण यह भी है कि कवि इस कविता के माध्यम से यह भी दर्शाना चाह रहा था। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहता है कि जो आम आदमी का जो दुख सुख है, जो आम आदमी के जो मजदूर की जो आकांक्षाएं हैं, जो मजदूर की जो मजदूर की जो बातें हैं, जो हाशिए पर जो खड़े मजदूर हैं, उनके बारे में यह कविता लिखी गई है। क्रांति का आह्वान है। अभी क्रांति का आह्वान कैसे है? मान लो पूरा गर्मी से भूमि तप्त रही है, झुलस रही है, और झुलसने के बाद किसान पानी के लिए तरस रहा है, वर्षा के लिए तरस रहा है। उस समय अगर आसमान में बादल आ जाए, विप्लव की बात कहिए, जो बादल आ जाए, तो वो बादल किस प्रकार से उस किसान को कितना खुशी दे सकते हैं, इसकी कल्पना एक किसान ही कर सकता है। तो उसी संदर्भ में जो ये बादलों की जो बात आई है, जो कवि कह रहा है कि बादल बार बार, वो बादलों को वीरता का प्रतीक बता रहा है, वीरों का प्रतीक बताया है। मैंने जैसे आपसे पहले ही बात कही थी कि यहाँ पर छायावादी कवियों ने जो छायावादी जो कविता की विशेषता रही है, वो स्वच्छंदवादिता की रही है, और बादलों के जो नवीन प्रतीक और जो नवीन जो प्रतिमान थे, उनका प्रयोग हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसी पर शोषण वाचन करेंगे हम। जो धरती की जो क्रांति है, अंकुरित होकर जो बीज जो अंकुरित होता है, वो बारिश के होने के पश्चात ही वो अंकुरित बीज यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर बादलों के अंग अंग में बिजलियाँ सोई है। वो कह रहे कि बादलों के अंग अंग में बिजलियाँ सोई है, अर्थात बादलों के बीच में जो मध्य में जो कड़कती बिजली की बात हो रही है यहाँ पर, और वज्रपात की बात हो रही है। जो बिजली के मध्य में अगर बादल टकराते हैं, तो कहीं ना कहीं वज्रपात भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मित्रों, हम इसके सबसे पहले इसका स्वस्वर वाचन करेंगे। आप मुझे साथ दीजिए। तिरती है समीर सागर पर, कवि कह रहे कि तिरती है समीर सागर पर, थोड़ा सा मैं किताब में, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की पलावित माया। यह तेरी रण तरी
भरी आकांक्षाओं से घन भीर गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रही है ये विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि इस कविता में कवि क्या करना चाह रहा है। कवि ये कहना चाह रहा है कि तिरती हैं समीर सागर पर। तिरती का अर्थ होता तैरना, कि जब संसार में समीर सागर पर तैरती हैं वायु रूपी समुद्र। सागर माने समीर माने वायु, सागर माने समुद्र। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जो किसान था, जो अभी तक जो अस्थिर था, वो दुख की उसके दुखित पर, उसके दुख जो हो रहा था उसको, जब बारिश नहीं हो रही तो उस पर सुख आने लग गया है उसे। जग की दग्ध हृदय पर, जग माने संसार, संसार के जग माने संसार, संसार के दग्ध अज्वाला ज्वलित हुआ हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। विप्लव मीन्स होता है पूरा जो बाढ़ की जो क्रांति है, वो क्रांति आ गई है बारिश होने से। यह तेरी रणतरी, यह तेरी उन बादलों की रणतरी, युद्ध की नाव की हम बात कर रहे हैं, वो रणतरी। अब रणतरी जो शब्द है, युद्ध की नाव है, भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन का ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन वर्षण है मसूलाधार हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। अब यहाँ पर कवि जो कहना चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि लगातार बारिश होने से जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको उसके उर में आशाओं के, जैसे उर में पृथ्वी के आशाओं से तेरे ही जैसी तू घनबेरी बजाती है, जैसी बादल भेरी गर्जन की बजाते हैं, तो जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उसके हृदय में एक नव जीवन की आशा प्लावित होती है, एक नव जीवन की आशा का संचार होता है कि बारिश होगी और बारिश होने से हमारे खेतों में जो फसल है वो और अच्छी हो जाएगी। ताक रहे ये विप्लव के बादल, हे ये जो ताक रहे, विप्लव मीन्स होता क्रांति, क्रांति के बादल तुमको, जो तुम क्रांति रूपी बादल हो, तुमको ये सर्वहारा वर्ग और मजदूर वर्ग और किसान वर्ग तुमको देख रहा है। बार फिर बार बार फिर पुनः बार बार गर्जन वर्षण बारिश है मूसलाधार, लगातार जो बारिश हो रही है, बादलों के गरजने के बाद मूसलाधार बारिश होती है। तो बादलों को यहाँ पर क्रांति का प्रतीक बताया है। ये भी एक नई चीज है हमारे पास। सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, और उस बादलों के आपस में टकराने से ब्रज की आवाज सुनाई दे रही है, बादलों के टकराने से, और ब्रज गिर रहा है, बिजली कड़क रही है। इस प्रकार से वहां पर जो मतलब इस प्रकार से वहां पर जो बादलों के आने के बाद जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत बिछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव के छोटे ही शोभा पाते। अब कितनी सुंदर बात कवि ने कही, और शब्दों का सामंजस्य देखिए, और संस्कृत में शब्दों की जो परंपरा है, जो मुक्त छंद में जो लिखे गए काव्य है, उसकी सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला सोपान हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही कविताओं में देखने को मिलता है। तो देखिए वो कह रहे हैं कि असनिपात, असन्य माने होता वज्रपात, जब वज्रपात होता तो किस प्रकार से पृथ्वी में वो आता है उसका वर्णन है। से स्थापित उन्नत सत सत वीर, मतलब उससे स्थापित उन्नत माने ऊंचे ऊंचे, सत खड़े वीर, सैकड़ों वर्षों से जो पेड़ जो खड़े हैं, जो पर्वत खड़े हैं, उन पर अगर वो शनि मतलब आसित पात पड़ता है तो उनका क्या हो जाता है, वो तहस नहस हो जाते हैं। इस प्रकार से वो जो विप्लव की जो क्रांति है, जो बदलाव की क्रांति है, वो क्रांति भी कहीं न कहीं बादलों के सामने में हमारे सम्मुख आती है। छत बिछत हत अचल शरीर,
वो क्या कर देता है, जो वज्रपात जब गिरता है तो वह क्या करता है, उसके सामने जो पेड़ हैं या जो सैकड़ों समय से पेड़ खड़े हैं, सैकड़ों समय से जो पहाड़ खड़े हैं, जो भी उसके सामने में आएगा उसको क्या कर देता है, उसके शरीर को छत बिछत करके टुकड़े टुकड़े करके उसे धराशायी कर देता है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, जो काफी समय से धीर गंभीर है, वो तक उन बादलों के वज्रपात के सामने टिक नहीं सकते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। अब वहां तो एक और तो जो बादल हैं उनको वीरता का प्रतीक बताया है, वीरों का, उनको वीरों की उपमा दी है। अब जब वीरों की उपमा उन बादलों को दी है तो कवि का कहने का आशय यह है कि एक तरफ तो जो बादल हैं वो इस प्रकार से तहस नहस करते हैं, दूसरी तरफ वो बादल क्या नवीन क्रांति करते हैं उसकी भी देखिए। वो कहते हैं कि हंसते हैं छोटे पंधु लघु भार, जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, जो छोटे छोटे जो अंकुरित जो बीज हो रहा है, वो हंसते हैं और हंस करके अपनी नवीन कल्पना, नवीन कोमल कलियों को खिलते हुए उठते हैं। अर्थात कि जब बारिश का जब पानी उन पर गिरता है तो उनमें नव जीवन अंकुरित होता है और वो पल्लवित होते हैं। सस्य अपार, सस्य अपार, सस्य माने होता है हरा, और वहां पर वो अब बड़े जब क्रांति आती है तो जो जो पौधे हैं वो सर्वहारा वर्ग को लाभ मिलता है और पूंजीपति वर्ग जो होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वज्रपात होने का मैं जो यहाँ पर एक नए प्रतीक, एक नई चीज हमारे सामने में सम्मुख होती है। जो पूंजीपति वर्ग है वो जब क्रांति की जब लहर आती है तो पूंजीपति वर्ग कब धराशायी हो जाता है उसे खुद पता नहीं लगता है, और जो सर्वहारा जो शोषित वर्ग है उसको कैसे मतलब उन्नति की ओर आगे बढ़ता है, उसकी कल्पना वो कैसे उन्नति के आगे और बढ़ता है। जब परिवर्तन होता है, जब क्रांति होती है तो वो आगे बढ़ता है, और जो शोषित वर्ग है जो मतलब वो आगे बढ़ता है, और जो पूंजीपति वर्ग है वो धराशायी होता है। उसका भी कहीं ना कहीं इसमें उदाहरण दिया गया है। सस्य अपार, और पूरी हरियाली छा जाती है पूरी जगत में। हिल हिल, हिल हिल माने वो हरियाली के जो पत्ते हैं वो हिल हिल रहे हैं, खिल खिल और वो खिल रहे हैं। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, और वो हाथ हिलाकर किसे बुला रहे हैं, विप्लव रव के से छोटे ही शोभा पाते। वो क्रांति के जो बादल हैं उन बादलों को, जो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो क्रांति के बादलों का आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि उनने जो बताया है वो कवि ने क्रांति के बादलों को क्रांति के रूप में, क्रांति के वीरों के रूप में तब्दील करने की कोशिश की है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही रहता होता जल विप्लव पलावन। शूद्र प्रफुल्ल जलज है सदा छलकता नीर, रोग शोक भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है शुद्ध तोष है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि जो अट्टालिक नहीं है रे, अट्टालिक मीन्स जो दूर दूर जो भवनों में जो पूंजीपति वर्ग के लोग जो रह रहे हैं उनमें क्या होता है, इस प्रकार से जो विप्लव के जो बादलों की जब क्रांति आती है, जब परिवर्तन की क्रांति आती है तो उनमें हाहाकार मचने लगता है। अट्टालिक नहीं है रे आतंक भवन, मतलब उनके भवनों में आतंक मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव पलावन। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है, सदा पंख, पंख का अर्थ होता है यहाँ पर कमल। वो कहते हैं कि कमल ही जो जल विप्लव का जो बात आ रही है वो सदा पवन पे ही खिली रहती है, सदा छलकता नीर है। वो कहते हैं कि सदा जो जल है वो सदा सर्वहारा वर्ग को परिस्थितियों, कठोर परिस्थितियों में उसको जाना जाता है, और वो कठोर परिस्थितियों में वो बार बार सदा जल की वो बात करता है, कठोर परिस्थितियों में उसकी ये बात हो रही है। और वो कह रहा है कि क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, जो क्षुद्र माने होता लघु, लघु वो जो जल है, जो छोटा सा तालाब है उसमें वो कमल का फूल खिला है और वो प्रफुल्ल हुआ है। जो कमल का फूल यहाँ पर जो बात हुई, वो कमल का फूल सर्वहारा वर्ग की बात है। वो हाशिए पर जो खड़े जो लोग हैं उनकी बात है, जो दलित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो किसान है, उनकी बात कह रहा है। क्यों कितने खुश होते हैं, कितने प्रफुल्लित होते हैं जब उन बादल रूपी जो क्रांति के वीर योद्धा जब हमारे सामने में आते हैं, जब परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, जब वो जो पूंजीपति वर्ग का जब विरोध करते हैं, जब उसको धराशायी करने के मतलब बात करते हैं। तो इसलिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, ये कविताएं उनकी जो मार्क्सवाद से प्रभावित होकर ये कविताएं उन्होंने लिखी हैं। कहते हैं सदा झलकता छलकता नीर,
रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्र रुद्र कोश है, शुद्ध तोष है। अब वो कहते हैं कि रोग और शोक में भी क्या होता है, वो जो किसान है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो क्या होता है, और रुद्र मतलब वो सर समय हंसता रहता है, वो सुख में भी हंसता है, दुख में भी हंसता है। और शैशव का सुकुमार शरीर, उसका शरीर इस प्रकार से होता है जैसे एक शैशव में, एक किशोरावस्था में एक बच्चा होता है, उसे वह उसी के प्रकार से उसका शरीर होता है, हर समय हष्ट पुष्ट और हर समय काम करने के लिए तत्पर रहता है और ऊर्जा उसके शरीर में रहती है। उस किसान की बात यहाँ पर हो रही है। और रुद्र कोश, रुका हुआ कोश रहता है उसका, और अशांत शुद्ध तोष, और वह उसका जो मन है वो हर समय अशांत रहता है। अगना, अब देखिए उसकी फिर, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल, तरस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहों है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। ए विप्लव के वीर, वही जो बादलों की बात हो रही, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। वो कह रहे कि अंगना अंग से लिपटे भी। अब यहाँ पर जो पूंजीपतियों का जो खजाने की बात हो रही है, पूंजीपति के पास अपार खजाना और धन है, लेकिन फिर भी मन उनका अशांत है। उनकी बात कवि कह रहा है कि उनके सुविधा से संपन्न है, लेकिन उनका मन अधीर है, बेचैन है। बेचैन क्यों है कि उनको तब भी मतलब चैन नहीं है, और ज़्यादा उनकी लोभ लालसा बढ़ जा रही है। उसके सामने एक किसान, एक गरीब व्यक्ति, एक मजदूर को उसके 2 रोटी शाम को उसको मिल रही है, तो फिर भी सुख सैन से जी रहा है। वो कह रहा है कि अंगना अंग से लिपटे भी, मतलब सुख सुविधाओं से, अंगना अंग जो है वो सुख सुविधाओं से तुम लिपटे हो, वो धनिक वर्ग से। आतंक अंक पर कांप रहा, उनका फिर भी उनका हृदय, उनका शरीर आतंक से, भय से कांप रहा है, सब सुविधा होने के बावजूद भी। अब वही है ना कि जिसके पास पैसे हैं, वो जिसके पास धन संपदा हो, वही कई लॉक लगाता है अपने घरों पर, अपने दरवाजों पर। जिस गरीब के पास कुछ नहीं होता, उसके झोपड़ी पर कोई दरवाजा भी नहीं होता है। वही स्थिति कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है। और धनी वज्र गर्जन के बादल, अब इस प्रकार से जो वज्रों के जो बादलों से जो वज्र गिरा है, जो बादलों की जो गर्जना है, जो परिवर्तन लाने के लिए जो विप्लव के वीर हमारे सामने आए हैं, उससे कौन डर रहा है? उससे सिर्फ डर रहा है पूंजीपति वर्ग। सर्वहारा वर्ग उससे कहीं नहीं डर रहा है। हाशिए पर खड़ा व्यक्ति उससे कुछ नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वही स्थिति हो रही है। तरस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, वो इतने आतंकित हैं कि वो इतना जो पूंजीपति वर्ग है कि वो इतना आतंकित है कि वो अपने मुख को क्या कर रहा है, ढांक रहा है, मतलब छुपा रहा है अपने आप को। जीर्ण बाहों है क्षीण शरीर, अब उस प्रकार से कमजोर हो गए हैं। वो जीर्ण भारत का किसान जो है वो कमजोर हो गया। जो जीर्ण है, जो भारत का किसान है, जीर्ण बाहों और है क्षीण शरीर, भारत का कमजोर किसान, तुझे बुलाता कृषक अधीर। वो जो कृषक अधीर है, जो व्याकुल है, जो कृषक, जो किसान व्याकुल है, वो तुझे बुला रहा है। भारत के किसान, तुझे वो बुला रहा है। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर बात है। वो कह रहा है कि वो तुझे बुला रहा है, कृषक अधीर किसान तुझे बुला रहा है। ये विप्लव के वीर, ये किसान, ये वीर जो है, ये विप्लव के वीर, जो बादल जो वीर हैं, उन जो बादल रूपी जो वीर हैं, उनको किसान बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, हाड मांस है अधीर, ये जीवन के पारावार। मतलब जो पूंजीपति वर्ग ने किस प्रकार से उस किसान को त्रस्त करा है, किस प्रकार से उस किसान को दुखित किया है कि उसका शरीर पूरा चूस लिया है, उसकी जो ऊर्जा थी वो सब अपन खत्म कर लिया है। उसका जितनी कमाई करता है उसे अपने पास सूदखोरों ने या पूंजीपति वर्गों ने अपने पास समेट कर रख लिया है। इस प्रकार से उस किसान की जो दयनीय स्थिति की है, वो दयनीय स्थिति करने वाला और कोई नहीं है, वो पूंजीपति वर्ग है, जिसने कि उस सर्वहारा वर्गीय के व्यक्ति को, किसान को, दलित को, गरीब को, मजदूर को सड़क पर खड़े रहने के लिए व्याकुल कर दिया, सड़क पर खड़े रहने के लिए उसे मजबूर कर दिया है। ऐसे पूंजीपतियों के लिए कवि कह रहा है कि ये विप्लव के बादल, ये बादलों तुम वही क्रांति भरो, और जिस प्रकार से तुम अनेक वर्षों से खड़े हुए पेड़ पौधे और वर्षों से खड़े हुए जो पहाड़ हैं, जो कि अपने नीचे, अब जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो कि अपने नीचे किसी छोटे वृक्ष को पनपने नहीं देते हैं, उनको धराशायी कर देते हो तुम। उसी प्रकार से आज
जो पूंजीपति जो वर्ग है भारत का, जो कि गरीबों का शोषण करता है, जो मजदूरों का शोषण करता है, उसको धराशायी करो, एक नवीन क्रांति को जन्म दो। इस प्रकार से इस कविता का भावार्थ है। और धन्यवाद, फिर पुनः मिलेंगे।